हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलिटिक के बारे में, जहां हमने ये डिफाइन किया था व्हाट इज पॉलिटी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे अपना काम पूरा करे। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक को लेकर, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, मोनार्की या फिर ऑटोक्रेसी पर भी चर्चा करी। नाउ आज हमारी बात शुरू होगी इंडियन पॉलिटी को लेकर। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी क्या है, हम इस पे चर्चा शुरू करेंगे। लास्ट क्लास के दौरान हमने बात की थी कि पॉलिटी क्या है। तो अगर हम सिर्फ पॉलिटी की बात करें तो आपको मालूम होगा व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। राज व्यवस्था शासन करने की एक व्यवस्था है। बट व्हाट वी नीड टू डू, वी आर टू फोकस ऑन इंडिया। सो वी कैन से इंडियन पॉलिटी इज दी अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो हमें भारत के शासन करने की व्यवस्था पे बात करनी है और भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। हमने लास्ट क्लास में ये भी चर्चा रखी थी कि जो शासन करने की व्यवस्था के डिफरेंट फॉर्मेट है, उसमें हमारे पास जो शामिल होता है, हमारे यहाँ का शासन होता है बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। भारत में विधि का शासन है, एक ऐसा शासन जो कानून के तहत होगा। यहां पर कोई राज्य व्यवस्था नहीं जहां पर कोई राजा बैठा हो या फिर ऑटोक्रेसी हो, तानाशाही हो। भारत एक लोकतंत्र व्यवस्था के तहत आता है और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का होना जरूरी है। सो इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए भारतीय राज व्यवस्था में संविधान का निर्माण किया गया। नाउ क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम रूल ऑफ लॉ की बेस्ड पे है, तो वो कौन सा कानून है जिसके तहत हम लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। तो लोकतंत्र के स्थापित होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान ही वो कानून है जिसका शासन भारत में स्थापित है। इसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ही भारत के सभी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। भारत का संविधान ही भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका और सभी संस्था अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनकी व्यवस्थाओं की बात करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये भारत के नागरिकों के अधिकारों की बात करता है। अब जो शासन व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक आधार पर है वो विधि के शासन के आधारित है। तो हमारे यहाँ जो विधि शासन आधारित व्यवस्था है जो लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत है, हमारी स्टडी इस रूप में शामिल रहेगी। बट डू रिमेंबर, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि कानून हो, वो लोकतंत्र स्थापित करने वाला कानून जिसे संविधान कहा जाता है, तो हमारे सिलेबस की सारी स्टडी इस संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की जाती है। अब बात उठती है कि लोकतंत्र शासन क्या है। डेमोक्रेसी को अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी कहा जाता है एक ऐसे सिस्टम में वेयर पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी आर मेड बाय द पीपल। अब चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दैट इज अ डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट। बट क्या जनता भारत में ये सारी व्यवस्थाएं खुद बनाती है? नहीं। भारत इस लोकतंत्र स्थापना के लिए स्थापित करता है एक इनडायरेक्ट सिस्टम को या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन को, विच इज पॉसिबल बाय द इलेक्शन, जो चुनाव द्वारा किया जाता है। क्या हम भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी डेवलप कर सकते हैं? इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो चीन के बाद भारत में हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबका साथ रहा तो हम नंबर 1 भी आ जाएंगे। आने वाले समय में हमारी संख्या 2030-36 तक भारत विश्व के पहले स्तर पे होगा। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या यूं कहें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा करने को तैयार है। फिलहाल लोकतंत्र व्यवस्था में जहां भारत के पास सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 130 करोड़ की लगभग जनसंख्या,
अब इनके साथ डायरेक्टली सरकार चला पाना एकदम संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। सो वी नीड टू हैव अ इलेक्शन जहां पर जनता अपने पसंद के प्रतिनिधियों को चुनती है और उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपनी कानून व्यवस्था का निर्माण करती है। ये चुनाव केंद्र स्तर पर संसद के लिए, स्टेट लेवल राज्य स्तर पर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और पंचायत और नगर पालिका मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें या वहां पर जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर भी काम करेगी। सो इलेक्शन इज द बेस्ट वे जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है। बट मोर अबाउट ये सारी चर्चा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लेकर डिफाइंड है या डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है, वो सारी की सारी संविधान पर निर्धारित की जाती है। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो भारत के संविधान को समझें। अगर हम भारत की राज व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो संविधान आधारित उस लोकतंत्र को समझें और लोकतंत्र द्वारा दी गई उस व्यवस्था को जानें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ संविधान पे ही भारत की राज व्यवस्था को समझा जाएगा? नहीं, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम ये भी जानें कि भारत में ये लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक आधारों का निर्माण कैसे हुआ। सो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राज व्यवस्था में किस तरह से संविधान का विकास हुआ, आगे की बात करते हैं। तो हमारी बात शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आखिर ये संवैधानिक विकास कैसे भारत में हुआ। संविधान शब्द की चर्चा भारत के राजनीति के एंशिएंट या मिडाइवल प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नहीं दिखाई देती। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ओरिजिनेटेड इन दी अनदर वर्ल्ड दैट वी कैन से वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिन है, ओरिजिन कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, दैट स्टार्टेड इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इम्प्रिंट माना जाता है 1215 के मैग्ना कार्टा से। बट अगर इसके रिटन फॉर्मेट के एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा शुरू होती है हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान में इसकी चर्चा की जाती है। अमेरिकी संविधान विश्व के पहले संविधान के रूप में शामिल हुआ, पहला लिखित संविधान, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज रिटन इन द लास्ट एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया। 1776 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन अमेरिका, 11 साल बाद अमेरिका को पूर्ण रूप से स्थापना हुई और उसके बाद अमेरिकन संविधान का निर्माण किया गया। बट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इंडिया, ये भारत में कैसी व्यवस्थाओं पर शामिल हुआ, आखिर संविधान क्या है, संवैधानिक विकास क्या है। हालांकि संविधान क्या है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में पूरी डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम यहां इम्प्रिंट देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। अगर हम एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से लेकर मुगल इंडिया तक देखते हैं, मुगलों के भारत तक, फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मुगल इंडिया। सो मुगल इंडिया का पीरियड जो हम देखते हैं, प्राचीन भारत से लेकर मुगलों के भारत तक, भारत में जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेबल रहा दैट इज मोनार्की। भारत में मोनार्की थी, ठीक है, राजतंत्र व्यवस्था। एंड वी डू नो कि राजतंत्र व्यवस्था क्या है। राजतंत्र व्यवस्था है रूल बाय लॉ, एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा जैसा चाहे कानून बनाए, जैसा चाहे कानून को लागू करे और किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके। राजा ही कानून का निर्माण करता भी है और राजा ही दंड का अधिकारी भी है। सो ऐसी स्थिति में क्या राजा किसी कानून से बंधा हुआ है? नहीं। राजतंत्र व्यवस्था में राजा ही कानूनी व्यवस्था विधायी रूप में, कार्यपालिका के रूप में या न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। कानून द्वारा अगर किसी तरह से कोई गलती राजा से हो जाती है या राजा किसी कानून को तोड़ देता है तो भी राजा दंड का पात्र नहीं बनता। राजा सभी कानूनी सीमाओं से बाहर होता है या वो कहे सर्वोपरि होता है। तो रूल बाय लॉ में हमने ये कहा भी था, द रूलर इज अबव द लॉ, द रूलर इज अबव द लॉ, राजा कानून से ऊपर है। सो भारत में ये कानूनी व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ? आफ्टर द लॉन्ग टाइम पीरियड, एंशिएंट इंडिया से लेकर हमारी जो 16 यहां पर बात करते हैं मुगल इंडिया तक, भारत में मोनार्की रही। बट विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, भारत में
यूरोपीय के आगमन के बाद धीरे धीरे कानूनी चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो कानूनी व्यवस्था लीगल फॉर्मेट में दिखती है वो है 1717 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, जब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक कानून व्यवस्था का निर्माण किया, इस कानून के तहत ही, इसके अंडर ही पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में, या आप उस समय के वर्ड को कहें तो कैलकाटा में की गई। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे सर एलिजा इम्पे 1774 सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिशमेंट के दौरान। पहली बार भारत में कानूनी व्यवस्था के रूप में स्टैब्लिशमेंट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एंड डू रिमेंबर, यहीं से आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या कोई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक पढ़ रहे हो तो आपको सभी किताबों में सबसे पहला कानून मिलता है 1773। इससे पहले की चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट और पीछे की चीजों पर कानूनी व्यवस्था का निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत में रूल ऑफ लॉ चल रहा था। इन दोनों के बीच में एक पीरियड है, एक ट्रांजिशन दौर है, एक संक्रमण दौर है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहां पर हमें दिखाई देता है कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ के रूप में कैसे चेंज हुआ। ब्रिटिश क्वीन का स्टैब्लिशमेंट जब भारत में 1600 के दौरान हुआ, 1600 से लेकर 1757 तक, तो ब्रिटिश भारत में केवल व्यापारिक के रूप में रहे, मर्चेंट के रूप में। इस बीच उनका किसी भी तरह से भारत के शासन पे कोई नियंत्रण या किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जब 1757 के बाद प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ, एंड 1764 में जब उनके पास कंट्रोल आने लगा बक्सर के युद्ध के बाद, तो दे बिगेन टू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। तो यहां से एक बड़ा बदलाव आया, और जो मर्चेंट के रूप में थे, मोनार्की सिस्टम जो था, रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में रूल ऑफ लॉ के रूप में स्टैब्लिश्ड होने लगा। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे, जो कंपनी के रूप में यहां आए थे, उन लोगों ने यहां कानूनों का निर्माण करना शुरू किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का रिफॉर्मिंग एक्ट, हो सकता है कि आपको ये कुछ किताबों में ना मिले, बट इसकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनदर वन है। इस तरह से कानून निर्माण होना शुरू हो गए और नए नए कानून के रूप में आगे व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई। मैं एक छोटी इंडक्ट्रिक के रूप में डिफाइन कर देता हूं कि कौन कौन कानून यहां पर आए थे। हम उसे शॉर्टली इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक वनडे क्लासेस के रूप में है, हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल कोर्स के लिए हम अलग से दूसरे स्पेशल कोर्स लाएंगे, जहां पर हम इन एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट थे जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हुए थे। हम देखते हैं कि कौन कौन से कानून उस समय के तौर पर बने थे और कौन कौन से एक्ट यहाँ पर शामिल किए गए। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर हिस्ट्री देखें तो उस समय के दौरान जो 3 तरह के एक्ट उस समय हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में आया था जो हमने बात करी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। मैं आपको हिंट आउट भी कर रहा हूं ताकि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी में भी इसमें काम कर सकें। हम इसमें अभी डिटेल नहीं ले सकते, डिटेल क्लासेस के लिए हम स्पेशल क्लास लेके आएंगे। अभी हम आपको हिंट आउट कर रहे हैं सो दैट आपकी नियर बाय जो एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या और आपके अदर एग्जाम हो, दैट कैन हेल्प यू। हालांकि ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसकी चर्चा यूपीएससी, स्टेट पीएससी या बहुत सिविल लेवल के एग्जाम पे डिटेल पे आता है। प्रैक्टिकली वनडे एग्जाम पे इनका यूटिलाइजेशन कम है या इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर स्टिल ऐसा नहीं है कि इसे नेग्लेक्ट किया जा सके। इसको पढ़ना जरूरी होता है। एक बार आप इस पर शॉर्ट रिव्यू मार सकते हैं। जो स्टूडेंट रह चुके हैं मेरे, उनके पास अगर मेरे नोट्स है तो वो रिव्यू ले सकते हैं। अगर उनके पास कोई और बुक है जैसे लूसेंट हो या फिर किसी तरह की कोई बुक हो जीके की जहां पर ये चैप्टर है, तो इसे इंट्रोडक्टरी रूप में पढ़ना तो जरूरी है। मैं फिर भी आपको कुछ एक्ट बता देता हूं जिसे आप पढ़िए, और मैं कुछ पॉइंट्स अगर किसी एक्ट के साथ बोलता हूं तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप उसे रिपीट करके दोबारा देखें और साथ साथ उसको पॉइंट को लिख लें, क्योंकि ये पार्ट जो मैं अभी टैली करने वाला हूं टॉप के साथ, वो जरूरी होगा पेपर के पर्सपेक्टिव में।
तो ऐसे में सिर्फ पॉइंट में आपको बोल सकता हूं, क्योंकि सिलेबस स्टडी का बहुत बड़ा पार्ट है, हम इसे अभी डिटेल नहीं कर सकते। मैं आपको पॉइंट बोलूंगा, आप साथ साथ लिखते रखिएगा। नहीं, अगर आप सुनने में लेट हो जाते हैं, एज माई स्पीच इज वेरी फास्ट, तो आप उसे रिव्यू करके या थोड़ा बैक हैंड करके आप दोबारा लिख सकते हैं। बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग, डू रेडी फॉर विद योर पेपर पेन। 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इट वॉज द फर्स्ट फेंट बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। यह भारत में संवैधानिक विकास का पहला चरण था। इस कानून के तहत द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, या हम कहें बंगाल के गवर्नर को, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली, द फर्स्ट पर्सन वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी कानून के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस बने। इसके अलावा कानूनी तौर पर कार्य शुरू हुआ और भारत में शासन के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को स्थापित किया। यह पहला कानून है जो चाहे किसी भी तरह की किताब, लक्ष्मीकांत या पॉलिटी की कोई भी बुक हो, वहां से शुरू किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी ब्रिटिश के भारत में कानून आए थे, लेकिन दे आर रिलेटेड टू द ट्रेड, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। तो शासन के संबंध में यह पहला कानून है। इसके बाद है 1781 रेगुलेटिंग की जगह हम बात करते हैं रिफॉर्मिंग एक्ट। 1781 का सुधार अधिनियम। इस सुधार अधिनियम में बहुत बदलाव किए। दरअसल 1773 के तहत सर एलिजा एम्पे, जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बने थे या यूं कहें चीफ जस्टिस बने थे, और भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुआ। यह मतभेद 1778 के नारायण राव केस से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी चर्चा अभी हमारी जरूरत में नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर पद के बीच में जो मतभेद पैदा शुरू हुए, उस मतभेद को कम करने और भारत में चल रहे शासन को नियंत्रित और बेहतर रूप से डिफाइन करने के लिए 1781 का सुधार अधिनियम रिफॉर्मिंग एक्ट आया। इस कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर पद के अधिकारों को डिफाइन किया गया, लिमिट किया गया, ताकि दोनों के बीच के मतभेद ना हो और शासन व्यवस्था सही रूप से चल सके। इसके अलावा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब यह कानून एक अलग कानून है। 1784 के दौरान ब्रिटेन में चुनाव हुए। यंग पिट्स नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री यंग पिट्स ने भारत में एक नया कानून व्यवस्था भेजी, 1784 का 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस कानून के तहत दो बड़े बदलाव किए गए। एक तौर पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल 1773 के तहत बनाई गई थी, जिसमें 4 लोग थे, फिलिप फ्रांसिस, बोरवेल, मॉन्सेन एंड क्लेवरिंग। आई रिपीटिंग, फिलिप फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिंग एंड मॉन्सेन। तो उस ग्रुप में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये जो ग्रुप था गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए था। अब उस ग्रुप में केवल 3 लोग हैं मॉन्सेन की मृत्यु के बाद। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शासन का नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा था और ब्रिटिश सरकार का भारत पे नियंत्रण बढ़ गया था। धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों को जीता जा रहा था। इस बीच में थोड़े युद्ध शुरू होने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में शासन को नियंत्रण करने, क्योंकि ब्रिटेन आया तो था व्यापार करने, लेकिन अब वो प्रशासन या शासन में शामिल हो गया, तो प्रशासन और व्यापार को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मींस नियंत्रण मंडल, जो भारत में प्रशासन के लिए था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, जो व्यापार के लिए था। इसके बाद 1786 का एक्ट, 1786 रेगुलेटिंग एक्ट। 1786 के रेगुलेटिंग अधिनियम एक बड़ा ही विचित्र और एक नए अध्याय के साथ जुड़ा। हम ये देख सकते हैं कि भाई अभी ये कानून बना था, चलो 81 का कानून तो उसके सुधार के लिए था और यहां प्रधानमंत्री था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल बाद ही नए कानून की जरूरत पड़ी? दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ब्रिटेन के शाही परिवार या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और यू माइट रिमेंबर 1776 को 1776 के दौरान अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, और अमेरिकी इंडिपेंडेंस की इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में नियुक्त थे। वहां पर डिफीट होने के बाद जब वो वापस लौटे तो ही वाज क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना हुई। शाही परिवार के व्यक्ति के व्यक्तित्व को बचाने के लिए, उसके नाम को उभारने के लिए
उन्हें भारत में भेजा गया 1786 के दौरान, और उसके साथ साथ एक नए कानून का निर्माण किया गया। इस कानून के तहत गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज किया गया। नाउ ही हैड अ वीटो पावर, उसके पास अधिकार है कि वो अपने गवर्नर जनरल इन काउंसिल के निर्णयों को बदल सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा वो भारत में अपने प्रशासन के कमांडर इन चीफ सेनापति के अधिकारिताओं के साथ भी आ गया। तो यहां से दो चीजें शामिल हुई कि उसके पास ये अधिकार मिले। ये वो कानून था जो रेगुलेटिंग अधिनियम के तौर पे आया। डू रिमेंबर, ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं, बेसिकली ब्रिटेन कंपनी के मालिक द्वारा भारत में चल रहे शासन पर नियंत्रण की बात है। अभी सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार इन्वॉल्वमेंट करती है विद द नेम ऑफ चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। अब ये कानून जो है ब्रिटिश सरकार को द्वारा कंपनी को दिया जा रहा है। ब्रिटिश कानून सरकार में या ब्रिटेन में एक बड़ा बदलाव चल रहा है, आंदोलन की बात हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, और इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये चर्चा उठ रही है कि व्यापार पर किसी भी कंपनी का मोनोपोली ना हो, एकाधिकार ना हो। ऐसे में कई तरह के मिडिल क्लास के लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वहां डेवलप हुए थे और वो भी व्यापार पर अधिकार चाह रहे थे, तो 1793 के दौरान एक कानून तैयार हो गया, 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। इस कानून के अधिनियम के तहत भारत में जो ब्रिटेन की कंपनी आई है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटेन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि वो अपने व्यापार के अधिकार को कम करें, और प्रशासन का अधिकार तो उनके पास है ही, जिससे समय समय पे आकर ब्रिटिश सरकार वापस ले सकती है। ऐसे में रेगुलेटिंग अधिनियम कंपनी द्वारा कंपनी के अधिकारियों को दिया जा रहा है। ये डिफरेंस अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन यहां अब ब्रिटेन कंपनी के आदेश दे रही है और उनसे अधिकार छीन रही है, व्यापारिक अधिकार भी और साथ ही साथ उनके प्रशासन के अधिकार भी। तो ये तो बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक डिफरेंस चेंज हुआ है, एक बड़ा चेंज आ गया। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उन्हें अधिकार को, कंपनी को आदेश दे रही है। 1793 में एक आदेश दिया गया कि आने वाले 20 साल के लिए ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम भारत में कर रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो आपका मर्चेंटाइज का हो, वो दोनों कर सकती है। लेकिन अगले 20 साल बाद, 20 साल बाद मतलब 1813 को, 1813 तक ब्रिटिश सरकार अपना काम, ब्रिटिश कंपनी अपना काम कर सकती है। लेकिन 20 साल बाद एक ऐसा कानून आएगा, ब्रिटिश सरकार लाएगी जो इनके अधिकार को कम करेगी। सो एक कानून आया 20 साल बाद, 1813 का चार्टर अधिनियम। एज आई सेड, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पर नए अधिकारी या नए कंपनी के लोग, नई कंपनियां बन रही है और नई कंपनी चाहती है कि उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो। और नई कंपनी का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब बड़ी कंपनी जहां पर उनका मोनोपोली है वो उसे कंट्रोल कर सके या उनके कंट्रोल को कम किया जाए। अगर उनका मोनोपोली कम होगा तभी तो नई कंपनी डेवलप होंगी। तो नई कंपनी डेवलप तभी होगी जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कम होगा। तो ऐसे में उस अधिकार को कम करने की बात की गई। 1813 के इस कानून के तहत ब्रिटिश की मोनोपोली को कम किया गया। अब वो भारत और चीन के साथ केवल और केवल चाय का व्यापार या टी का ट्रेड कर सकती है। बाकी अधिकारों पर मोनोपोली खत्म। अब मार्केट सिस्टम, बाजारवाद या बाजार व्यवस्था स्थापित की गई। फिर 20 साल घटे और 20 साल के बाद 1833 पे एक और कानून शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंटाइल और यू कैन से व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश को कहा गया कि आपके पास केवल प्रशासन का अधिकार है, अब व्यापारिक अधिकार, मोनोपोली आपके हाथ में नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन के मर्चेंट या उनके व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। अब वो केवल प्रशासन की ओर काम करेंगे। द बिगेस्ट चेंज वाज देयर। अब यहां से देखिए ये बड़ा चेंज हुआ है। 1773 जहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अब यहां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? इस 50 साल की यात्रा में या 60 साल की यात्रा में ब्रिटेन ने कई युद्ध लड़े। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, कार्नेटिक वॉर का भी इवेंट चला इस बीच, इससे पहले खत्म हुआ था 1756 से 63 तक। मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, इसके अलावा एंग्लो मैसूर वॉर। और इस युद्ध के दौरान इन्होंने कई सारे अधिकारों को नियंत्रण करना या कई सारी प्रॉपर्टी, इंडिया का लैंडमार्क्स बढ़ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे
ठीक है। सो इस तरह से उनके अधिकारों पे इनका इंक्रीमेंट होने लगा था। इंडिया में उनका अधिकार बढ़ता जा रहा था, तेजी से वो इंक्रीज करते जा रहे थे। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली की पॉलिसीज और इस तरह से उनका व्यापार, उनका प्रशासन या तंत्र बढ़ता ही जा रहा था, भारत में अधिकार बढ़ता जा रहा था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अधिकार था वो कम था, उसकी पावर कम थी। जरूरी था कि उसके अधिकार को बढ़ाया जाए और उसको इंप्रोवाइज किया जाए। नाउ वी कैन सी, हम एक चीज देख सकते हैं, देखो अगर मैं भारतीय नक्शे तौर पे आपको डिफाइन करूं जिसके लिए आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड आएगी, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये बात समझी जा सकती है। भारतीय नक्शा, ठीक है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से आता हो, मेरे रूप में जैसा भी बना सकूं कोशिश करूंगा। बहुत दिन हो गए क्लासेस में रूप में काम करते हुए। फिलहाल नाउ वी कैन सी, ब्रिटिश जब भारत में आई थी तो उस पर पहले बंगाल पे अधिकार था। एंग्लो कार्नेटिक वॉर के बाद वो मद्रास में भी अपना पूरा अधिकार ले गए थे। एंग्लो मराठा के बाद बॉम्बे पे भी पूरा अधिकार लेने बैठ गए। मैसूर के बाद ये अधिकार आने लगा। धीरे धीरे मुगल की पावर कम होने लगी, तो उनका व्यापारिक क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। व्यापारिक क्षेत्र के बढ़ने की वजह से अब जरूरी हो गया था जो यहाँ का ब्रिटिश अधिकारी है उसकी पावर बढ़ाई जाए। सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले केवल 3 प्रेसिडेंसी थी। यहां पर केवल 3 प्रेसिडेंसी थी। उनके पास थे बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। लेकिन यहां तक आते आते मैसूर और भी क्षेत्र आ गए और नई नई जगहों को, तो अधिकार बढ़ गए, तो जरूरी था पावर बढ़ा दी जाए। सो नाउ अब वो पावरफुल हो गया है। गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट कहा गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक लॉ मेंबर भी शामिल कर दिया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये भी जरूरी है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉर्ड मैकॉले के दौरान ही लाया गया, जिसे लॉर्ड मैकॉले को ही हम भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जन्मदाता, फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ये बात ध्यान से लिखिएगा, लॉर्ड मैकॉले फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के जन्मदाता। अब इस कानून के बाद एक और कानून आया 1853 और कंपनी के सारे अधिकार, यहां पर ट्रेड खत्म कर दिया पूरी तरह से, लेकिन अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया। तो यहां पर पहले बता दिया गया कि 20 साल बाद खत्म करेंगे, यहां थोड़ा ट्रेड में कंट्रोल किया गया, यहां ट्रेड खत्म कर दिया गया और यहां एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया गया। अब ब्रिटेन पूरी तरह से भारत में आने को तैयार है, लेकिन पूरी तरह से सिस्टमाटाइज रूप में, एक व्यवस्था के रूप में वो भारत में स्थापित होते इससे पहले ही भारत में क्रांति आ गई, 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना या यूं कहें भौचक्का, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड कर दिया। एंड नाउ ब्रिटिश सरकार ने आनंद फानन में नए कानून बनाने शुरू कर दिए। एंड द फर्स्ट वन इज 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। अब यहां पर भारत सरकार अधिनियम की बात हुई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बदलकर अब बन चुका है वायसराय। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, वायसराय क्या होता है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। सही जवाब पे आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है अगली क्लास में हम आपको चर्चा भी करें, हमारी जो अलग अलग सेशन होंगे वहां प्रॉपर्ली हम बताएंगे कि गवर्नर का मतलब क्या है, वायसराय मतलब क्या है, और उन पर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कानून बनाया गया और इससे नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसराय बना दिया गया। इसके अलावा 15 सदस्यीय की एक व्यवस्था जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो हटाकर अब बना दी गई है गवर्नर जनरल की जगह एक इंडियन काउंसिल, जो भारत की व्यवस्था देखेगी। इसके बाद 1861 का व्यवस्था आई और इससे इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम बना। अब इसे इंडियन काउंसिल क्यों कहा गया? क्योंकि 1858 में ही भारत को चलाने के लिए 15 मेंबर, 15 सदस्यों की एक संस्था बनी या एक इंस्टीट्यूशन बना, एक काउंसिल बनी जिसका नाम था इंडियन काउंसिल। अब जो भी कानून आएंगे उस काउंसिल के बारे में आएंगे, चाहे वो 1861 का हो या फिर वह बाद में 1892 का हो, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद बड़े कानूनों की बात हुई अगले बदलाव के चौर पे और नए रूप में नए कानून आया 1909 का,
that was Morley Minto reform. ठीक है, अब इन कानूनों में बहुत सारे बदलाव की बात हुई, नई नई चीजों को शामिल किया गया, नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया और भारत में सेपरेशन ऑफ लॉ की बात की गई। खैर, हम इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, आज तो नहीं, क्योंकि यहां से जब हम मॉडर्न इंडिया को देखते हैं तो यहां का मॉडर्न इंडिया, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस यहां पर आ चुकी थी। कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड थी। आपको यहां तक आने के लिए बहुत सारी चीजों का पढ़ना होगा, अगली क्लास तक आप देख लीजिएगा। आपको पढ़ना जरूरी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपके लिए पढ़ना जरूरी है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, आपके लिए बहुत जरूरी होगा 1833 का एक्ट और एक होगा 1853 का एक्ट। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1858 और 1861। नियर बाय जो एग्जाम देने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बच्चे और साथ के जितने भी अदर है जो तो बालक, ये बहुत जरूरी है। इन कानूनों की बात कर रहा हूं 1773, 1784, 1833, साथ साथ आपका 1858, 61 एंड 53 एज वेल। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम अगली क्लास में हम ध्यान रखेंगे कि हम 1909 से आगे चर्चा करें। हालांकि चार्टर एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग की चर्चा हम बता दी, काउंसिल एक्ट और इनमें क्या डिफरेंस है, अगले क्लासेस में हम इसके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार।